नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में नगर सरकार के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुट गए हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव की तैयारियों में जुटी है, जिसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधित विधेयक पेश किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस सरकार ने ये व्यवस्था बदल दी थी और इसके चुनाव पार्षदों के बीच से कराने की तैयारी थी, लेकिन सरकार गिरने से कांग्रेस के सपनों पर पानी फिर गया। अब बीजेपी सरकार अब पुरानी व्यवस्था के हिसाब से इस चुनाव कराने की तैयारी में है। इस बीच निकाय चुनाव में कौन बाजी मारेगा और किसका नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे। पार्षद की जगह जनता सीधे इनका चुनाव करेगी। कांग्रेस ने ये व्यवस्था बदल दी थी और इनका चुनाव पार्षदों के बीच से कराने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार गिरने के कारण उनका ये मंसूबा धरा रह गया था। अब बीजेपी सरकार इसके लिए फिर संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। पिछले बजट सत्र में ये विधेयक पेश होने के बावजूद सत्र स्थगित होने से पारित नहीं हो सका था, लेकिन अब अगस्त में संभावित विधानसभा के मानसून सत्र में इसे फिर से पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही महापौर अध्यक्ष को वापस बुलाने की व्यवस्था भी बहाल हो सकती है। प्रक्रिया को नए सिरे से अंजाम दिया जाना है। ये मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। प्रदेश की भाजपा सरकार का जोर महापौर और अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने पर रहा है, जबकि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव को लेकर नियमों में बदलाव कर लिया था। दरअसल 1.25 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस सीधे चुनाव का सामना करने से बचती रही। इसके चलते नियम बदले गए। यही नहीं, भोपाल सहित कुछ नगर निगमों को 2 हिस्सों में बांटने की भी तैयारी थी, लेकिन वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह चाहता है कि कोई भी चुनाव में पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। संगठन का वैचारिक प्रतिबद्धता है। जब कमलनाथ जी ने पार्षदों के मध्य जो चुनाव होने की बात की थी, हमने पूरा जोर विरोध किया था और पूरे प्रदेश में हमने इसका विरोध किया था। हमें मालूम है इस व्यवस्था के मध्य से खरीद फरोख्त की बिक्री बहुत ज़्यादा होगी और जो कि भ्रष्टाचार का बलि चढ़ेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर पार्षद से चुन के जब व्यक्ति आता है और वो अध्यक्ष बनता है तो उसका विवेक वही पार्षद के स्तर का ही रहता है और वो चाहेगा कि मेरे पार्षदी जो आसपास एक वार्ड इधर ले लेगा, एक वार्ड उधर ले लेगा, उस पर ज़्यादा वो ध्यान करेगा। और अध्यक्षीय व्यवस्था से जो आएगा वह बहुमुखी प्रतिभा का भी धनी होगा, जनता के द्वारा चुनाव होगा, ईमानदार होगा और उसकी छवि उस नगर में बहुत अच्छी होगी। उस व्यवस्था के साथ वो आएगा तो सर्वांगीण जो व्यवस्था है, या हम यह कहें कि विकास की जो सर्वांगीण विकास जो पूरे ज़िले का, या जैसे भोपाल शहर है, जबलपुर है, इंदौर है, ग्वालियर है, तो उस बुद्धि का व्यक्ति आता है ना, तो वो पूरे जितने भी वार्ड होते हैं उन सब की चिंता करता है, शहर की चिंता करता है। और इनके साथ आजकल तो रेटिंग का भी आ गया ना, कौन कौन से शहर, ये अगर जब ये कंपटीशन के साथ जुड़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। हर शहर चाहता है कि मेरा नंबर आए, मेरा नंबर आए, स्वच्छता में आए, इसमें आए, इसमें। तो हम चाहते हैं और हमारा संगठन भी चाहता है और हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि जब भी चुनाव होंगे इसी प्रणाली से होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में नगर निगम महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली को लागू किया गया था, ताकि स्थानीय समस्याओं को बेहतर तरीके से हल किया जा सके और देश के अधिकांश हिस्सों में यही व्यवस्था लागू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को स्थानीय समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली को लागू करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली में महापौर और अध्यक्ष पार्षदों की बात नहीं सुनते हैं, इसलिए क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। साथ ही सरकार चुनाव को टालने के बहाने भी ढूंढ रही है, इसलिए इधर उधर से बार बार प्रक्रिया बदलने के नाम पर भी चुनाव टाला जा रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। असल में पिछले चुनाव में बीजेपी ने सभी 16 नगरीय निकायों में अपने महापौर जिताए थे। कांग्रेस के सामने ये चुनौती थी कि वो उसकी सरकार रहते ज्यादा से ज्यादा महापौर जिता ले।
लेकिन सीधे चुनाव में उनको डर था। यही कारण था कि वो चाहती थी कि पार्षदों के जरिए महापौर और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो, ताकि उनके कम पार्षद भी जीते तो किसी भी तरह अपना महापौर का चुनाव करा सके। लेकिन सरकार गिरने के कारण उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। बीजेपी के भी कुछ बड़े नेता और विधायक चाहते थे कि पार्षद के जरिए ही महापौर का चुनाव हो, जिससे कि वो अपना कठपुतली महापौर बना सके। लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो सकी। हालांकि अब चुनाव होंगे तो दोनों कमल की साथ दांव पर होगी, कमल दल की भी और कमलनाथ की भी। सत्ता का ये सेमीफाइनल जो भी जीतेगा उसकी फाइनल यानी विधानसभा चुनाव में संभावनाएं ज्यादा बेहतर होती जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव, इसके साथ ही पूर्व महापौर सतनार ममता पांडे और कृष्णा गौर जो बीजेपी की विधायक भी हैं और भोपाल से महापौर भी रह चुके हैं। सबसे पहले रंजन जी आपके पास, जिस प्रकार की पड़ाले की बात बीजेपी कर रही है और इस पर पहले भी मध्य प्रदेश में चुनाव होते रहे, तो आखिर इसमें खराबी क्या है जो कांग्रेस उसको बदलना चाह रही थी? देखिए, इंटरेस्टिंग ये है मनोज जी, ये जो प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव है जी, इसको लाने वाली कांग्रेस ही है। बिल्कुल 98 तक चुनाव पार्षद करते थे मेयर का। दिग्विजय सिंह गवर्नमेंट, तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने व्यवस्था की थी जिससे डायरेक्ट चुनाव हो। बिल्कुल उसका कारण ये था कि कई बार जब आपके मतदाता कम हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में देखा हम लोगों ने बिल्कुल कैसे चुनाव प्रभावित हुए, कई जगह वहां पे शिकायतें मिली लेन देन की बहुत सारी। जब भी मतदाता कम होंगे, मैं मेयर या पार्षद किनारे कर दें, कोई भी चुनाव हो जहां मतदाता कम है, सीमित संख्या में है, उनको इन्फ्लुएंस करने का रास्ता ज्यादा रहेगा, उसमें आरोप लगाएंगे, ट्रांसपेरेंसी कम होगी। जहां मतदाता ज्यादा है वहां पे आप कितनों को प्रभावित कर सकते हैं, बहुत ही दुरूह काम है। बिल्कुल तो एक तो मेयर डायरेक्ट चुके आएगा जनता से, जनता पर जवाबदेह रहेगा, उनकी आकांक्षा है, उनकी समस्याएं हैं, उनको ध्यान से देखेगा। और जब आप पार्षद के थ्रू चुनते हैं तो कई बार वो पार्षद और मेयर के बीच में चीजें रह जाती हैं, जो कि पहले होता था। बिल्कुल पिछली सरकार को शायद ये भय था कि हमने काम उतने अच्छे नहीं किए हैं, तो शायद जो हम चुनाव डायरेक्ट कराएंगे उससे गड़बड़ हो जाए, क्योंकि पिछले चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव भी आना था। तो उनको डर था अगर कहीं रिजल्ट खराब होगा डायरेक्ट चुनाव में तो हमारे पर रिफ्लेक्ट ना करे। तो उनका प्रयास था, भाजपा ने उसका भरपूर विरोध किया और अब तो भाजपा सरकार है। लेकिन एक और चीज है मनोज जी, अभी मीडिया का सेक्शन, उसमें बात आ रही है, भूपेंद्र सिंह का बयान देखा मैंने, उसपे उसका खंडन नहीं आया उनका, भूपेंद्र जी का। उन्होंने कहा कि मेयर का चुनाव भी पार्षद करेंगे, पता नहीं कहाँ तक सही है। बिल्कुल, अगर ऐसा उन्होंने होता है, ये कहा था कि अनौपचारिक चर्चा में कहा है, इसके बाद हालांकि उन्होंने कहा था कि उनकी मंशा है नहीं और इस पर निर्णय चुनाव आयोग करेगा या पार्टी फोरम पर होगा। एक्चुअली पार्टी फोरम करेगी, पार्टी विचार करते, भाजपा विरोध करती रही है। अगर ऐसा होता है तो जो कांग्रेस जो चाहती थी वही भाजपा करेगी। बिल्कुल, और भाजपा करती है तो फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृष्णा जी बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। कृष्णा जी, आप भी चुनी हुई महापौर रही हैं, तो आपको लगता है कि कुछ भारी दबाव रहता है या जो काम बेहतर तरीके से जो पार्षदों के बीच चुनकर महापौर आता है वो बेहतर काम करवाता है, या सीधे जो चुनकर आते हैं वो बेहतर काम कर पाते हैं, उन पर ज़्यादा दबाव नहीं होता है? मुझे लगता है कि डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर आया हुआ मेयर बहुत स्ट्रांग होता है जी। तो इसलिए होता है क्योंकि उसे 5 साल के लिए काम करने का जनादेश मिला होता है सीधे जनता से जी, और किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी उसके लिए नहीं होती है। अगर पार्षदों से चुनकर महापौर बनता है तो सारे टाइम उन्हें महापौर पार्षदों को संभालने में लगा रहता है, उनकी जो इच्छाएं होती है वो पूरा करने में लगा रहता है कि पता नहीं कब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, और इसी को करते करते ही 5 साल निकल जाते हैं। बहुत कम समय होता है, 5 साल का काम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है निश्चित तौर पर। और चूंकि नगर निगम सीधे जनता से जुड़ी हुई संस्था है, रोजमर्रा की दिनचर्या की बहुत सारी जरूरतें नगर निगम से होती है,
तो अगर वहाँ पर अच्छा काम होता है तो लोगों को लाभ मिलता है, और यदि हम आरोप प्रत्यारोप में और पार्षदों को मनाने में मेयर अगर लगा रहता है तो वो विकास कार्य प्रत्याशित रूप से नहीं कर पाता। जी। तो मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुना हुआ महापौर होता है वो स्ट्रांग होता है, ज्यादा काम कर सकता है, बिना किसी दबाव के काम करता है और एक अच्छे परिणाम देता है जो जनता की अपेक्षा हमसे होती है। मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने तो यही अनुभव किया कि मैं जो करना चाहती थी शहर के लिए वो काम मैंने किए, लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने का काम किया और सबके साथ लेकर चलने का। पार्षदों को भी क्योंकि ये लगता है कि महापौर 5 साल के लिए है तो वह भी सामंजस्य और समन्वय बना के काम करते हैं। जी। लेकिन जब उनको पता होता है कि हमारे वोट से महापौर बना है तो कहीं ना कहीं वो दबाव भी बनाते हैं और बहुत सारे काम ऐसे करवाने की कोशिश करते हैं जो अनैतिक होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जो पार्षदों के आरोप या एक जनरल परसेप्शन है कि जो विपक्ष के पार्षद होते हैं कि उनका ये आरोप रहता है कि महापौर उनके क्षेत्रों में काम नहीं करा पाते हैं, वो अपनी पार्टी के जो विधायक हैं या उनके जो क्षेत्र में उन पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है और आम जनता का सीधा सरोकार पार्षदों से रहता है जो उनकी छोटी मोटी समस्याओं का, तो उस पर भी कुछ इफेक्ट पड़ता होगा? नहीं, मुझे लगता है कि महापौर अगर पार्षद चुनते हैं तो भी वो अपनी पार्टी के पार्षद चुनेंगे, उसको तो स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान उस समय भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो अपनी पार्टी के पार्षदों की ओर होगा। और अगर महापौर डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर आता है तो भी वो वही काम करेगा अगर उसकी सोच वैसी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आने के बाद महापौर के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी यह होती है कि पूरे शहर की जनता उसे चुनती है। हर वार्ड से जहाँ से अगर कांग्रेस का पार्षद जीता है वहां से अगर वहां महापौर को भी वोट मिले हैं तो उसकी जिम्मेदारी उस वार्ड के प्रति भी हो जाती है। और मेरे कार्यकाल में यही हुआ कि हर वार्ड में, क्योंकि परिषद कांग्रेस की बनी थी, मैं बीजेपी की महापौर चुनकर आई थी और मैंने ये देखा था कि जहाँ वार्डों में कांग्रेस का पार्षद जीता वहाँ उन वार्डों में मेयर में भाजपा जीती। तो मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई थी कि मुझे वहां पर भी काम करना था और इसलिए मैंने बिना दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य कराए हैं वहां पर। मेरी कोशिश यही रही कि और हर एक मेयर की कोशिश यही होनी चाहिए कि जनता के बीच से चुनने के बाद फिर पूरे शहर को एक नजर से देखना चाहिए। जी। ममता पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई, पूर्व महापौर सतना की। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जय श्री राम, नमस्कार करती हूँ। ममता जी, जो कुछ आपने सुना, कृष्णा जी ने जो कुछ कहा और आप भी सीधे महापौर चुनी गई और जिस दबाव की बात उन्होंने या इशारा किया है कि अगर आप इनडायरेक्टली चुने जाते हैं डायरेक्ट तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो कांग्रेस जिस प्रकार से कर रही थी कि पार्षदों के बीच से चुना जाए तो उसके कई अपने खतरे, कई अपने फायदे भी हैं, क्योंकि फिर ये होगा कि आप कई सारे वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार सकते हैं पार्षद के चुनाव में, फिर उनमें से किसी एक योग्य को चुन लिया जाए। ये कांग्रेस को तो डर था, कभी कुछ काम किया नहीं उन्होंने। काम कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं, ना नगर में किया, ना प्रदेश में किया, ना भारत पूरे वर्ष में किया जब तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन अब उनको ये डर था कि यदि महापौर तो पूरे जितने 16 के 16 महापौर भाजपा के थे, तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाने का अलग और खाने का अलग नहीं होता, क्योंकि जनता के लिए वो भाजपा समर्पित होती है। इसीलिए हम लोग 16 लोग जीत के आए थे और ऐसा ही डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, क्योंकि महापौर नगर पिता नगर माता होती हैं जो सबको लेके चलती हैं और आत्मबल मजबूत होता है। जो पब्लिक वोट डालती है, जनता जनार्दन, उनको लगता है कि हमारा महापौर है, हमने इनको वोट डाला है, और वो आके निर्धर घर में आ जाती है, कुछ भी काम बताती है और महापौर घर घर जाते हैं। मैं तो इस बार 5 साल रही, मैं घर घर जाती रही, जनता जनार्दन को खुश है मेरे से जनता। और इसी तरह से महापौर होना चाहिए कि एक एक व्यक्ति से मिले, उनका छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी करे। नगर निगम से पूरे कार्य, जैसे सम्मानी कृष्णा गौर जी ने बताया कि नगर निगम से पूरी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इसी तरह सच है। और सांसद विधायक रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास तक लोग डायरेक्ट नहीं जा पाते और ना उनसे डायरेक्ट ऐसे कोई काम होते, बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन पूरे महापौर काम करते हैं और नगर निगम के द्वारा ही होता है। इसलिए डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जनता जनार्दन का उन्होंने ध्यान रखा और ऐसे ही वोट पड़नी चाहिए और जनता महापौर को चुने। लेकिन ऐसा भी होता है कई सारे, जब आपकी पार्टी के भी जो विधायक है तो बहुत सारी चीज़ों पर नगर निगम पर उनकी डिपेंडेंसी रहती है कि वो उसके लिए एक दबाव होता है, उनके क्षेत्र में कामकाज को लेके हो, धरने प्रदर्शन को लेके हो, तो ये भी एक तरह का दबाव है जिससे निपटा जाना चाहिए या इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। कौन दबाव में लेता है? कई बार जो विधायक होते हैं उनके क्षेत्र में धरना प्रदर्शन है, उसके लिए तंबू टेंट की व्यवस्था है, हार फूल की व्यवस्था है, गाड़ी घोड़े पानी की व्यवस्था, वो उम्मीद करते हैं कि ये नगर निगम की ओर से हो जाए।
देखिए इसमें जो व्यवस्थाएं नगर निगम दे सकती है वो तो उनको देना ही पड़ती है। जी कृष्णा ऐसा कोई दबाव किसी विधायक की तरफ से नगर निगम के ऊपर नहीं होता है, ये मैंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में देखा है। जी। जो व्यवस्थाएं नगर निगम देती है, अगर सरकारी आयोजन तो होता है, काम करना है, जनता से जुड़े रहना है, उसकी एक और चीज़ है कृष्णा जी, आप कह रही हैं कि एक आरोप लगते रहे कि पार्षदों के बीच से जब चुना जाएगा महापौर तो करप्शन की बहुत उम्मीद रहती है, दबाव रहते हैं कई सारे, लेकिन उमाशंकर गुप्ता जी भी उन्हीं पार्षदों के बीच से चुने गए थे। तो आपको नहीं लगता कि हर जगह ये फार्मूला लागू नहीं होता? क्योंकि यही अगर लागू हो तो विधायक, जब मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री को चुना जाता है, ऐसे तमाम सारे निर्वाचन इसी प्रक्रिया से होते हैं, तो ये सबको बदल दिया जाना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो जाने चाहिए इनके लिए भी। देखिए विधानसभा के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है जी। नगर निगम का चुनाव छोटा चुनाव होता है, वो जनता की जरूरतों से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं का चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव प्रादेशिक मुद्दों के आधार पर लड़ा जाने वाला चुनाव होता है, जिसमें बड़े मुद्दे होते हैं जी। और इसलिए चूंकि नगर निगम का चुनाव लोगों से जुड़ा हुआ चुनाव होता है, बहुत ज्यादा दैनिक दिनचर्या से, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सवेरे सो के उठते जब हम नल में पानी आने से लेकर रात को सोते समय अगर मच्छर काटे तो भी नगर निगम से अपेक्षा होती है कि दवाई नहीं डली या धुआं नहीं आया। तो मुझे लगता है कि सुबह से लेकर रात तक सबकी निगाहें निगम की ओर होती है। इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चूंकि समय कम होता है, 5 वर्ष का समय नगर निगम के माध्यम से काम करने के माध्यम से, एक शहर का विकास करने के माध्यम से अगर देखा जाए तो अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि ज्यादा स्कोप होता है काम करने का, बहुत अवसर मिलता है काम करने का। लेकिन अगर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, पार्षद चुने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कामों में गतिरोध आता है, अवरोध आता है, आप वो जो जनता की अपेक्षा जो आपसे वो पूरा नहीं कर पाते और हमारे 5 साल ऐसे निकल जाते हैं। इसीलिए यही सोचकर मुझे लगता है कि डायरेक्ट इलेक्शन का निर्णय लिया गया होगा, जब भी लिया गया होगा पूर्व के अनुभवों के आधार पर कि नगर निगम के छोटे चुनाव में ज्यादा अपेक्षा जनता की होती है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि पार्षदों के बजाय जनता सीधे अपने जनप्रतिनिधि को चुने। रंजन जी, जो कुछ कहा कृष्णा जी ने, आपने सुना, ममता जी भी जुड़ी हुई हैं कि ज़्यादा अपेक्षाएं रहती है, कई सारे अपने दबाव है और चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता कई बार। जैसे कृष्णा जी भी पहले महापौर रही, अब विधायक हैं। मालिनी गौड़ को हमने देखा है, कैलाश विजयवर्गीय को भी देखा है हमने, कि जब आप मान लीजिए महापौर है या आपको लगता है कि महापौर बनने के बाद आपको विधानसभा का टिकट चाहिए, तो एक आप फोकस कर लेते किसी एक क्षेत्र विशेष में कि मुझे अगले 5 साल में इसी में डेवलपमेंट करना है और मैं अगली इसको विधानसभा सीट के रूप में तैयार कर लूँ। तो ये एक बड़ी समस्या होती है और ये बाकी क्षेत्रों के कारण उसमें उपेक्षा होती है। हमें आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन कोशिश जरूर रहती होगी। नहीं, आरोप नहीं, ये कई बार पॉलिटिकल सर्कस में आरोप लगते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि अगर आपको इंदौर है तो आपको क्षेत्र 1 देख रहे हैं जहाँ से आप चुने जाने, दूसरा जो विधानसभा जो नंबर 2 है वहाँ देख रहे हैं, नंबर 3 देख रहे, जो भी है, जो भी जी। हाँ जी, तो ये तो रहता है। लेकिन इंडिविजुअल देखिए, जैसे आपने उमाशंकर गुप्ता की बात की या कृष्णा गौड़ जी खुद मेयर रही हैं, ममता पांडे जी मेयर रही हैं, तो इंडिविजुअल बहुत फर्क पड़ता है। जब सारे जिले की जनता को चुनती है और आप जरा भी संवेदनशील हैं तो पूरे जनता को ध्यान देंगे। ये मैन टू मैन वेरी करता है कि कौन आदमी जिस सीट पे है। महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, लेकिन अगर वो अपना नाम करना चाहता है, अपने जिले का विकास करना चाहता है, खासकर मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, स्वच्छ देखना चाहता है, और आजकल जैसा बता रहे तो होड़ लगी हुई है स्वच्छ बनने की, रैंकिंग की होड़ लगी हुई है, तो अगर किसी एक क्षेत्र पे अगर आपने फोकस किया तो रैंकिंग में पिछड़ जाएंगे आप। पूरा जिला तो, पूरा शहर तो स्वच्छ नहीं कर सकते आप, निश्चित तौर पर। तो कई बार अगर मजबूरी से इसी बहाने आप पूरे शहर को आप स्वच्छ रखते हैं, नाम होता है। और अगर मान लीजिए अगर इंदौर नंबर 1 है तो मेयर का नाम तो होता ही होता है, पूरे वहाँ सिस्टम का नाम होता है। कृष्णा जी के कार्यकाल में हमने देखा कि भोपाल नंबर 2 रहा है जी। अब जैसे पिछली बार आलोक जी थे, आलोक शर्मा, उनका हम ऐसी रोड बनवाएंगे कि जहाँ लोग खाना खा सके। मुझे तो ऐसी रोड दिखे नहीं अभी तक। इंदौर में जरूर बन गई है। हाँ, कोई एक रोड दिख जाती। भोपाल में गंदगी का, आप बाहर निकलिए घर के बाहर, अंबार मिलेगा आपको। तो लगता है कि बहुत कुछ इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है, आदमी की इमेज पे डिपेंड करता है और सरकार कितना सहायता करती है। क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है
मनोज जी कि जो सरकार को जो सहायता करनी है, जो फंड चाहिए नगर निगम को, अमले पे काफी अच्छा खासा पैसा खर्चा हो जाता है। सिल्ली पे देना को में जो उनका नगर निगम का अमला है, बिल्कुल। अच्छा खासा स्टाफ चाहिए सफाई के लिए, तो सफाई की संख्या कम होती जा रही है, या कहीं बिगाड़ कर रहे होते हो, सड़कों पर जो दिखने चाहिए नहीं है, तो बहुत सारे लूप होल्स हैं और सरकार का जो फंड लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो आपकी इच्छा है, हमारे आपके जो शहर में रहते हैं, हमें मच्छर नहीं चाहिए, सिटी में गंदगी नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, डेंगू नहीं चाहिए, तो दवा का छिड़काव हो, सफाई हो, वैसा हो नहीं पाता है। कुछ जी मजबूरियां हैं, कुछ अपनी इच्छा शक्ति कमी है। तो दोनों चीज है मनोज जी, मैं ऐसे ही कहूँगा। जी। ममता जी, जो अभी रंजन जी ने कहा कि निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो नगरीय निकाय है वो संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। स्मार्ट सिटी की जैसी कई योजना है, जेएनआरयू में बहुत पैसा है, लेकिन जो बेसिक काम है नगर निगम के, उसके लिए फंड की कमी है। कई बार हम देखते हैं गाड़ी खरीद ली है लेकिन अमला नहीं है, अमला है तो वाहन नहीं है। ऐसी कई सारी जो दुविधाएं रहती हैं, और उस पर में अगर केंद्र में या माफ़ कीजिए राज्य में दूसरी सरकार और महापौर दूसरी पार्टी का हो तो ये अपने आप में चुनौती है। तो एक बेहतर ये हो कि नगरीय निकाय ऐसे कुछ संसाधनों का अपने जुटाने के लिए प्रयास करें कि अतिरिक्त संसाधन जुटाएं जिससे शहर का डेवलपमेंट हो सके। ममता जी, आप तो आवाज़ पहुंच रही है हमारी? लगता है ममता जी से हमारा संपर्क टूट गया है, और कृष्णा जी से भी शायद हमारा संपर्क टूट गया। एक बार कोशिश करेंगे। लेकिन रंजन जी, जो सवाल मैं उनसे पूछ रहा था, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नर्मदा का जल आपने का घर पहुंचाएंगे, मीटर लगा दिए, कंपनी ने मीटर लगाया, पैसा लिया, चली गई। उस मीटर से वसूली किसको करना है, कैसे करना, कब करना है, किसी को नहीं पता है। सरकार रोज नए टैक्स की बात करती है। जैसे हमने देखा कि पिछली सरकार में कि जयवर्धन सिंह जब नगरीय प्रशासन मंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि भोपाल को केटल फ्री कर देंगे, भोपाल को डस्ट फ्री कर देंगे। हम ये देख रहे हैं कि केटल फ्री हो गए हैं, लेकिन शहर केटल में फ्री नहीं हुआ, शहर में केटल फ्री हो गए। आप वीआईपी रोड पे चले जाइए, आप लिंक रोड पे चले जाइए, आप किसी रोड पर चले जाइए। डस्ट फ्री करने की बात की थी आपने, डस्ट वाकई फ्री है। शहर के जिस सड़क पे आप चले जाइए वो उखड़ी हुई है, डस्ट उड़ रही है। रेस्टोरेशन के काम अटके पड़े हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे हज़ारों करोड़ का बजट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने वहाँ नीम बरगद आम के पेड़ काटे हैं, एक सड़क बना दी हमने, और उस पर हम विदेश से पाम के पौधे लगा दे रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी का हमारा पे कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस पर भी एक विचार होना चाहिए और इसमें जनप्रतिनिधियों की एंट्री हो जाना चाहिए स्मार्ट सिटी में, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही उनकी है, अफसरों की नहीं है। वो तो प्लानिंग बनाते, एक आता है वो चला जाता है, कोई दूसरा एक प्लान ले आता है कि आपने सड़क बना दी और आप कह रहे हैं कि हम प्लाट बेचेंगे। कब वो प्लाट बिकेगा, कब आप उसका डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उसके फंड से आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा हाई मास्ट लाइट लगा दी है, 200 मीटर का हमने एक तिरंगा लगा दिया है। ऐसे कामों में आप पैसा खर्च कर देते हैं जनता का। अनुज जी, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि अगर आप 1-2 घंटे की चर्चा इस पर करें तो भी कम है, और मैं आपको सुझाव देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर चर्चा जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। जो एक बहुत बड़ा विषय है, अफसर क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आपको याद होगा स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या कहा गया, भोपाल की बात मैं कर रहा हूँ, कि बोर्ड चौराहे से लेकर के नगर, यहाँ पे टीटी नगर तक सारे पेड़ काट दिए जाएंगे, नई बिल्डिंग बन जाएगी। पूरे शहर ने विरोध किया, खुल के विरोध किया, तब जाके आपने लेकिन उससे तुरंत बात क्या किया आपने, दूसरे क्षेत्र को ले लिया, भयंकर पेड़ काटे वहां पे, और उस पेड़ को रिप्लेस आप कर नहीं सकते। तो एक जो अधिकारियों की निगाह क्या है, जमीन पे है, प्राइम लैंड पे है। अगर वाकई स्मार्ट सिटी बनाना है तो आप सिटी का जो पार्ट है जहाँ पे बहुत गंदगी है, डेवलप नहीं, वहां क्यों नहीं कराते आप? सिटी के आउटस्कर्ट्स पे क्यों नहीं जाते आप? जो ऐसे एरिया जो डेवलप नहीं है उनको करो ना, आप वहां नहीं करते आप। पेड़ की जहां तक बात है मनोज जी, मैं तो विटनेस इस चीज का, मैं इंदौर में रहता था 2005 में, 105 में। मुझे याद नहीं, इतनी अच्छी हवा रात में, इतनी अच्छी हवा कि गर्मी के दिन में आपको चद्दर की जरूरत पड़ेगी, ओढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बड़ी ठंडी और खूबसूरत होती हैं। लगता है रंजन जी से कुछ तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क टूट रहा है। कृष्णा जी, जो कुछ रंजन जी कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी या डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से एक बड़ा फंड आ रहा है, लेकिन उसका यूज उस तरीके से नहीं हो पा रहा। हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे पेड़ों की कटाई हो रही है, आधे अधूरे निर्माण हो रहे हैं, केवल साइन बोर्ड लगा दिए आपने, उसको अगर विकास मान लिया जाए क्या? लगता है कृष्णा जी से हमारा संपर्क टूट गया। जी जी रंजन जी, आप कुछ कह रहे थे इंदौर की शाम के बारे में। इंदौर में गर्मी के दिन में जो मालवा की हवा की जाती है, बिल्कुल, वहाँ पेड़ काटे, जो पाम ट्री की बात की, प्लास्टिक पेड़ लगा दिए। अब इंदौर का टेम्परेचर कंप्लीट जंगल इंदौर हो गया है। वहाँ का टेम्परेचर आपको पहले से 10 साल पहले से 4-5 डिग्री ज्यादा मिलेगा, ज्यादा हो गया। बीमारियां होंगी उससे, तरह तरह की। तो जो उसकी खूबसूरती थी
जो आपकी हेल्थ को प्रभावित करता था वो तो खत्म कर दिया आपने, बिल्कुल। जो हेल्थ को अच्छा रखता था। भोपाल मुझे भी का याद है एमएन रंजन जो जी कि जब सुबह जाया करते थे 4-5 बजे, तो इंदौर में पूरे शहर में गोरैया की, तोतों की आवाज़ सुनाई देती थी। अब उसकी जी जगह जो है वो गाड़ियों की आवाज़ ने, हॉर्न की आवाज़ ने ले ली है। खत्म हो गया। जी। मनोज जी, आप एमपी नगर शुरू कीजिए, टीटी नगर, न्यू मार्केट, शिवाजी नगर, तुलसी नगर, ये लंग्स था, फेफड़ा था पूरे भोपाल सिटी का, बिल्कुल हम खत्म करते जा रहे हैं। ये कोई विकास नहीं है। तो वाकई आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया है मनोज जी, से विस्तृत चर्चा कीजिए और उससे बहुत चीजें सामने आएंगी मुझे लगता है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो महापौर जो बनते हैं, जो पार्टी फोरम पे जो अपनी बात करते हैं, या जो भी वो शहर के विकास के लिए अपना एक एजेंडा रखते हैं, तो जनता उनसे सवाल पूछे कि विकास के नाम पर आखिर आप करने क्या वाले हैं? आप मेट्रो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किस कीमत पे? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर बीडी शर्मा का उदाहरण है कि जब बक्सवा में 2.5 लाख पेड़ कटना है, तो वो ये कहते हैं कि जो इसका विरोध करने वाले नक्सलवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं। ठीक बात। वो उसके बगल में जब वो पौधरोपण करते हैं छतरपुर में, तो वो कहते हैं कि पार्टी पौधारोपण को अभियान बनाएगी, पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पौधे लगाएंगे, एक अभियान चलाने की बात करते हैं। वो कुछ पन्नियाँ भी बीन लेते हैं तालाब में से। तो जो आपके पास वाटर हेरिटेज है, बाकी वाटर बॉडी, आप उनको नष्ट कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। और विकास पुरुष कौन बन रहा है? जो प्रथम नागरिक है शहर का, महापौर। जी, दुर्भाग्य है मनोज जी, मैंने कहा दुर्भाग्य है। आप दो चीज करते हैं, दो पैरामीटर नहीं हो सकता, या तो इन्वायरमेंट की रक्षा कीजिए या बर्बाद कीजिए। बिल्कुल जब आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हजारों पेड़ काट देते हैं, तो साफ दिख रहा है आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आप लाख कहते रहे हम यहाँ पेड़ लगाएंगे, वहाँ पेड़ लगाएंगे, ये सब दिखावे की बातें हैं। ये जो पेड़ आप काटते हैं, कितने साल में नया पेड़ आएगा, उससे ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो कल दिखा की बात है। जो फॉरेन कंट्रीज है, यूरोप में इन्वायरमेंट की रक्षा करके विकास हो रहा है। विकास और इन्वायरमेंट साथ साथ चलना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। आप पर्यावरण को खत्म करके विकास नहीं कर सकते, हमारे नुकसानदायक है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन आजकल चूंकि हमारी जनता अपनी चीजें बिजी है बेचारी, अपने रोजी रोटी में व्यस्त होती है, उतना उसका प्रतिकार नहीं करती है, तो नेता जो चाहते हो करते रहते हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आपसे विदा लेना पड़ेगी। और जो ममता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी थी और कृष्णा गौर जी, संपर्क टूट गया था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सरकारें अपनी जुगत में लगी हैं कि महापौर कैसे उनके बन जाएं, परिषद अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन एक बड़ी जो चिंता है कि शहर के विकास के साथ साथ, जो रंजन जी ने कहा कि पर्यावरण और विकास दोनों की चिंता एक साथ करना पड़ेगी। और उम्मीद की जाना चाहिए कि चाहे वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाए महापौर हो या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाए महापौर हो, वो इसकी चिंता करें, क्योंकि जब विकास के साथ साथ पर्यावरण जरूरी है। और इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमने क्या कुछ भुगता है। तो राजनीतिक दलों से भी जब लोगों को सवाल करना चाहिए कि जब आप प्रदेश स्तर पे मान लीजिए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आप जब लोकल स्तर का चुनाव लड़ते हैं, पार्षद का, महापौर का, तब स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो। हर कोशिश हो कि हर क्षेत्र का, कम से कम हर वार्ड का ना सही, हर एक शहर का अपना एक ब्लूप्रिंट आप जनता के सामने रखें और उसमें ये बताएं कि आपकी बेहतरी के लिए वो क्या कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हुए, आपके जान माल की चिंता करते हुए, शहर की आबो हवा की चिंता करते हुए और आपके खजाने की चिंता करते हुए। तो नगर सरकार की जुगत में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।